हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शिवम जाधव, केमिस्ट्री फैकल्टी ई इंस्पायर एकेडमी, और मैं आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में या लास्ट दो लेक्चर में हम कहें कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो समझे, क्लियर है। और उनमें क्या क्या समझा, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, इसके बाद क्वांटम नंबर्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, द वेरियस टॉपिक्स हमने समझे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में पहले तो हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्बिटल एंड नोड के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे, है ना। जैसे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं एक्चुअली ये हम जानेंगे, और नोड्स जानेंगे कि नोड्स क्या होते हैं, ओके। और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस, अभी तक के टॉपिक्स जब हम जितने पढ़ते आए हैं उनके एमसीक्यूज, अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पहला, है ना, या एक ही टॉपिक अभी आज के लेक्चर में हमें, बाकी तो सब एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल, और एक टॉपिक है नोड। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑर्बिटल एंड नोड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ऑर्बिटल के बारे में आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये ऑर्बिटल वही तो नहीं जिसमें हमने पढ़ा था जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। आगे बस समझ में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। यस, आप सही सोच रहे हैं, यहां पर ये जो ऑर्बिटल है वही है जिसको हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। पर अभी हम जो पढ़ने आए हैं ये थोड़ा सा और डिटेलिंग करने आए हैं कि आखिर ऑर्बिटल क्या है और आखिर नोड क्या है ना। तो दोनों को समझिएगा और प्लीज इसको बहुत अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज नोड, डेफिनेशन, एवरीथिंग, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्बिटल क्या है, नोड क्या है ना। तो आपको लगेगा कि सर आपने बताया था कि एटॉम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ओके, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, या आप उसे कहते हैं शेल, है ना। फिर ऑर्बिट या शेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सब शेल, क्लियर है, सब शेल। और सब शेल के अंदर आपने बताया था सर कि ये कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, और ये ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आखिर ये ऑर्बिटल ऐसा कौन सा स्पेस होते हैं जिनके बारे में हम डिटेलिंग में जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इसको बताऊंगा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के साथ, ओके। और वहीं पर मैं आपको डेफिनेशन भी बोलकर बताऊंगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्बिटल एंड व्हाट इज अ नोड, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, है ना, और अब हम समझते हैं कि आपको जो डायग्राम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें हमें क्या समझना है। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये जो डायग्राम में आपको दो पॉइंट्स में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी और एक कंट्रोल प्रोबेबिलिटी। अगली बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, कंट्रोल प्रोबेबिलिटी क्या है, समझते हैं। सेंटर में दोस्तों, यहां पर ये सेंटर में मैं कहूं ये सेंटर है ना, और ये एक न्यूक्लियस है ना। इस तरह से हमारे पास एटॉम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड ऑर्बिटल, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड ऑर्बिटल। एंड अराउंड द न्यूक्लियस द स्पेस इन विच द probability of existence of electron is zero, that space will be called node। मतलब हम कहें न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जनरली प्रोबेबिलिटी को हम साई वर्ड से यूज करते हैं, है ना, या साई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो जहां पर हम कहें कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो मैक्सिमम है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल। और ये 3D स्पेसेस होते हैं, अगली बात समझ में, 3D स्पेसेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और वो स्पेसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है, उन्हें हम कहते हैं नोड्स, उन्हें हम कहते हैं नोड्स, क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे, आप प्लीज फोकस करिएगा ब्लैक कलर पे जहां पर मैं बनाते जा रहा हूं, कि आपको यहां पर फर्स्ट डायग्राम दे रखा है ना इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के चारों ओर यहां पर एक हमारे पास ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर जहां पर मैंने रेड डॉट, ब्लैक डॉट लगाया है ना, ब्लू कलर से एक पूरा सर्कल बना हुआ है, और सेंटर में जो है वो येलो कलर का सर्कल बना हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि येलो कलर के सर्कल के बीच में यहां पर कहीं न्यूक्लियस होगा, और ये 1s ऑर्बिटल है ना, पहले डायग्राम में, ठीक है ना। अब यदि मैं दूसरे डायग्राम में आ जाऊं तो 1s की जगह वो 2s पे आ गया है। 2s में क्या होगा कि 1s तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एक और ऑर्बिटल आएगा जहां पर 2s आएगा। तो यहां पर ये जो भरे हुए स्पेस दिख रहे हैं, जो फील्ड स्पेस दिख रहे हैं, है ना, उनके बीच में आपको कहीं ना कहीं, जिसको मैं रेड से बना रहा हूं, ऐसा एक वाइट
स्पेस दिख रहा होगा, और यही वाइट स्पेस वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है या जीरो है, उसे हम कहते हैं नोड। और जहां पर ये ऑर्बिटल्स हैं वहां पर तो वो फील्ड स्पेस दिख रहा है आपको अलग अलग कलर से, जैसे पहले में आपको 1s में येलो कलर दिख रहा है, दूसरे में आपको अंदर येलो कलर दिख रहा है और बाहर पर्पल कलर या ब्लू कलर आप किसे कह दें, है ना, ब्लू कह दें, है ना, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद यदि आप बात करें कि अगले 3s डायग्राम में, तो 3s डायग्राम में अब आप देखिए थोड़ा सा एक्सपांड होकर देखेंगे कि अंदर गए तो येलो कलर दिख रहा है वो 1s का है, फिर जो ब्लू कलर आया वो 2s का है, और बाहर फिर एक येलो कलर आया वो 3s का ऑर्बिटल है। आगे बात समझ में। और इस तरह से ये क्या होती है चीजें आप दूसरे डायग्राम में देख के समझ पाएंगे कि 3s की बात करें तो सबसे अंदर ये येलो, उसके बाद ये ब्लू, है ना, और उसके बाद ये फिर येलो, पर इन सभी के बीच में छोटे छोटे स्पेस आपको दिख रहे होंगे जो खाली हैं, है ना। जैसे कि मैं ये बात करूं कि इस स्पेस की, जिसको मैं अभी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्पेस जो खाली दिख रहा है ना, ये स्पेस कहलाता है नोड, ये स्पेस कहलाता है नोड। क्लियर है, नोड भी समझ लिया, ऑर्बिटल भी समझ लिया, है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्बिटल, एंड जहां जीरो वहां पर हो जाएगा नोड्स। आगे बात समझ में। अब ध्यान सुनिएगा, जो नोड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, नोड्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो इन नोड्स को किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है एंगुलर नोड, सबसे पहले आता है एंगुलर नोड, है ना। और एंगुलर नोड को ही हम कहते हैं नोडल प्लेन, क्योंकि एक प्लेन की तरह होता है ना, एक प्लेन होता है, ठीक है ना। तो ये नोडल प्लेन या एंगुलर नोड, दो नाम है इसके। फिर एक होता है रेडियल नोड, एक होता है रेडियल नोड, है ना। रेडियल नोड या इसे भी एक और नाम से पुकारा जाता है, वो होता है स्फेरिकल नोड, है ना, स्फेरिकल नोड। अब ध्यान सुनिएगा क्या दोनों में अंतर है ना। सिंपल एक ही डिफरेंस है ना, कि यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये है रेडियल नोड, है ना। मतलब रेडियल का मतलब होता है त्रिज्यी, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में, है ना, हमें दिखेगा ये। पर ये जो एंगुलर नोड है ये प्लेन के फॉर्म में दिखेगा, मतलब यहां पर रेडियल नोड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में स्पेस मिलेगा हमें, सर्कुलर पाथ स्पेस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी। और यहां एंगुलर नोड की बात करें तो ये प्लेन है, ये एक प्लेन है ना। इस प्लेन में हमें क्या मिलेगा, उस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने टाइप्स देखे, है ना। टाइप्स देखते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको अब ऊपर ले जा रहा हूं, है ना। तो जो भी नोट डाउन करना है आप कर लीजिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको लेकर, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं, दूसरे भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहां पर रखे हैं, क्लियर है। तो अब देखते हैं दूसरी बात कि क्या होता है। आप पी सबशेल को जानते हैं, है ना, पी सबशेल के बारे में आपने सुना है ना। आपने डी सबशेल के बारे में भी सुना है। तो यदि पी सबशेल की बात करूं तो पी सबशेल को 3 ऑर्बिटल्स में बांटा गया है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इनका मतलब क्या है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनका मतलब क्या है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, मतलब पी सबशेल में वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हमने उनको 3 एक्सिस में डिवाइड कर दिया, है ना। 3 एक्सिस में हमने देखना चालू किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यदि इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में लाई कर रहा है या जेड, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर जीरो हो जाएगी, एक्स वाई जोन में, या फिर हम कहें एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है ना। यदि मैं इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट ले लूं कि एक्स में यदि पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो कहां कहां नहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, वाई और जेड में। यदि वाई में पाया जा रहा है तो कहां कहां पर पाए जाने की नहीं, मतलब नहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, एक्स और जेड में। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल के पी एक्स ऑर्बिटल में रखा हुआ है, तो बताइए उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां नहीं है या कहां जीरो है। आगे बात समझ में इस तरह से पूछा जाता है। इस तरह से आप डी को देखते हैं तो डी में वेरियस कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, है ना। डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कुछ उस नाम से आप देखते हैं। सबसे पहले होता है डी एक्स वाई, है ना, फिर होता है डी वाई जेड, फिर एक होता है डी जेड एक्स, फिर एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी होता है जेड स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना। अब मैं पी और डी में कंपेयर करने वाला हूं, है ना। तो पी सबशेल की यदि हम बात करें, पी सबशेल की, तो पी सबशेल में हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि यदि पी एक्स है मतलब वो एक्स एक्सिस से होकर आ रहा है, वाई है तो वाई एक्सिस से होकर आ रहा है, डी है तो डी एक्सिस में लाई कर रहा है, होकर आ रहा है। कहने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से आता नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है वहां पर, है ना। तो पी एक्स में मतलब वो एक्स एक्सिस में है, वाई मतलब वाई एक्सिस में है, जेड मतलब जेड एक्सिस में है। पर ध्यान सुनिएगा यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल जाती है डी के केस में। डी एक्स वाई मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं लाई करता है। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, है ना, इस तरह से मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y और ये हमारा z। इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि x y है मतलब x और y एक्सिस के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना। यदि हम बात करें dy z मतलब कि
डी वाई जेड मतलब कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, डी जेड एक्स मतलब यहाँ पर कहीं आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब बात आ जाती है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब सर एक्सिस पर है क्या? यस, बिल्कुल सही, एक्स और वाई एक्सिस से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और डी जेड स्क्वायर का मतलब है जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस तरीके से, है ना। तो अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि डी जेड एक्स है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ना, तो यदि आपको और कौन कौन से स्पेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको नोड मिलेगा? क्यों नोड क्यों मिलेगा भैया? मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी वहाँ पर। जैसे आपको मैंने पी वाले एग्जाम्पल में दिया था कि यदि इलेक्ट्रॉन पी जेड एक्सिस में है, मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है नहीं, या एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर नहीं है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे हम कहेंगे नोड। आगे बात समझ में? प्लीज़ बी क्लियर, है ना। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देख लें। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अब आप थोड़ा सा यदि इसको एनालाइज कर पाएँ ऊपर, है ना, तो कोई मुझे बता पाएगा कोई स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जो नोड्स मैंने ऊपर दिखाए थे, ये नोड, है ना, ये क्या थे? ये कौन से नोड्स थे? नोड्स तो दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो ये कौन से हैं? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने ही बोला था कि जो सर्क्युलर मतलब कि इस शेप में होते हैं वो तो रेडियल नोड होते हैं। बिल्कुल सही, मतलब ये प्लेन में नहीं है, एक सर्कुलर नोड है, तो सर्कुलर नोड हमेशा क्या होता है? रेडियल नोड, या उसे कहते हैं हम स्फेरिकल नोड। आ गई बात समझ में? और यदि हम बात करें प्लेनर नोड की, या हम बात करें नोडल प्लेन की, या हम बात करें एंगुलर नोड की, तो वो होता है सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे, ये एंगुलर नोड है। मतलब उन एक्सिस के बीच बीच में, या जो आपने एक्स एक्सिस बनाया, जो वाई एक्सिस बनाया, जो जेड एक्सिस बनाया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाई करता है, तो उनके बीच में ऐसे कौन कौन से प्लेन है? जैसे आपको ये कुछ प्लेन्स दिख रहे होंगे, ये बने हुए हैं इस डायग्राम में, है ना। इन प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। तो वो प्लेन ही रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर नोड को, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे डायग्राम से बताना चाहूँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि पी वालों के भी एंगुलर नोड दे रखे हैं, जैसे ये पी जेड है, पी वाई है, पी एक्स है, और उन तीनों में आपको क्या दे रखा है? ऐसे प्लेन्स बना रखे हैं कि किन किन प्लेन्स में उनकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। और मतलब ये कौन से नोड्स हैं? एंगुलर नोड, क्योंकि ये क्या होते हैं? नोडल प्लेन, है ना। इस तरह से डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इस तरह से कुछ शेप्स दे रखे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी? सर ये सब याद करना पड़ेगा क्या, या ऐसे शेप्स याद करना पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इन दोनों नोट्स के नंबर निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता दूंगा, बस आपको समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आगे बात समझ में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको 2-3 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिए, आप वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं खुद के एनालिसिस के लिए। अब मैं आपको आगे बढ़ाकर बताने वाला हूँ कि दोनों नोड्स में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। मतलब एक आपके पास होता है एंगुलर नोड, है ना, और एक आपके पास होता है रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड। तो हम बात करें एंगुलर नोड की, या हम बात करें नोडल प्लेन की, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L, मतलब कोई भी नोडल प्लेन या एंगुलर नोड, मतलब उसका नंबर कितना होगा? जितना L वैल्यू है उस सब शेल के लिए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे what is the number of, क्लियर है ना, what is the number of स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड, इस तरह से पूछा जाएगा, स्फेरिकल नोड, है ना, और एंगुलर नोड इन 4s सबशेल, या फिर आपसे पूछा जाएगा 5d सबशेल, या फिर आपसे पूछा जाएगा 6f सबशेल। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो बस आपको, यदि आपको पूछा जाए कि एंगुलर नोड कितने या नोडल प्लेन कितने, तो आपको सिर्फ L पे लाई करना है। मतलब S के लिए L की वैल्यू 0, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3, तो बस आपको इसी नंबर बता देना है। और रेडियल नोड जो होते हैं इसको निकाला जाता है n-l-1 से, n-l-1 से। क्लियर है? समझ में आया भैया? तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम देख देख के डर लग रहा था कि सर ये तो फिर मान लो पूछ लिया तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे, है ना, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो आपके लिए मैं इजी तरीका लाया हूँ, है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है और आपको अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही बन गई है। आ गई बात समझ में? और ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इनके आने वाले नंबर्स को थोड़ा सा और टाइम देकर, है ना, जो कि टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, हम एक टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, ठीक है, तो आप बैठकर समझ सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर L है और यहाँ पर n-l-1 है। मतलब रेडियल नोड यदि मुझे निकालना है, मान लो मुझे दे दिया 5D के लिए रेडियल नोड, 5D के लिए रेडियल नोड दे दिया, तो n वैल्यू है 5,
L वैल्यू है -2, है ना, मतलब 2 और -1, तो टोटल हो जाएगा 5 - 3 मतलब हो जाएगा 2, मतलब आपके पास रेडियल नोड कितने आ जाएंगे 2। 5D के लिए रेडियल नोड कितने होते हैं 2, और 5D के लिए हम देखें एंगुलर नोड या स्फेरिकल नोड कितने होते हैं 2। तो दोनों को ऐड करने का भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि टोटल नोड, मतलब टोटल नोड, सिर्फ नोड्स बोले या टोटल नोड्स बोले तो आपको क्या करना है, एंगुलर नोड प्लस स्फेरिकल नोड, और उसका फॉर्मूला होता है n-1। बस आपके पास जो भी सबशेल है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5D है ना, तो 5D में आपको क्या करना है 5 - 1 करना है, आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, जो कि मैं ऊपर भी आपको प्रूव कर चुका हूँ कि रेडियल नोड 5D में होते हैं 2, और स्फेरिकल नोड जो होता है या एंगुलर नोड जो होता है वो 5D में होते हैं 2, 2 और 2 4, और नीचे जाकर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे फॉर्मूलाज पर एक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ येलो कलर का, और वो सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, है ना। एक तो होता है एल एंगुलर नोड, है ना, एक होता है रेडियल नोड, ठीक है ना। इसके बाद जब देखेंगे तो टोटल नोड, है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसको याद कैसे करना है, कि मान लो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये चीज़ें सर याद कैसे करेंगे, है ना। तो रेडियल नोड मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्कुलर पाथ होता है ना, और ऑर्बिट भी कैसा होता है, सर्कुलर पाथ ही होता है। आगे बात समझ में, रेडियल होता है, ठीक है ना। अब इसको कनेक्ट ऐसे करना है कि जहां n आ रहा है n-L-1 वहां पर रेडियल नोड, क्योंकि सर्कुलर की बात हो रही है, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट भी कैसा होता है, सर्कुलर। ये तरीका याद करने का हो गया एक्चुअल में, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपसे बोले प्लेन या एंगुलर नोड, तो आपको फिर एक जो बचा फॉर्मूला है L, वो आपको वहां पर पुट कर देना है। ओके, तो यहां पर ये हमारा क्या खत्म होता है, नोड वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम आएंगे हमारे एमसीक्यूज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम समझेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जल्दी से, एक तो क्वेश्चन ये रहा जो आपको याद होगा कि मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम, है ना, आपको ऑलरेडी करवा दिया था। थ्योरी के जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, और वहाँ पर मैंने तुरंत ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था। इसको फिर से आप रीड आउट करें और इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। क्लियर है, आपके पास पहले भी लिखा होगा कॉपी में, उस टाइम आपने नोट किया होगा। मैं यहाँ से इसे क्लियर करता हूँ। ओके, चलो सबसे पहले अब हम चलते हैं कहाँ, अगले क्वेश्चंस पर, है ना, कुछ दूसरे क्वेश्चंस पर, क्योंकि पहला तो मैं करवा चुका हूँ। आगे आते हैं, आपको ये बोला गया है, क्लियर है, इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है, अ मोनो एटॉमिक एनायन ऑफ यूनिट चार्ज कंटेन्स 45 न्यूट्रॉन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिफाई द आयन। अब उनने बोला है कि मोनो एटॉमिक एनायन मतलब, मोनो एटॉमिक एनायन मतलब एक एटॉम है ना, एक एटॉम है जिसको मान लेता हूं मैं X, और उस पर एक एनायन है, क्लियर है। उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, है ना। तो उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो मान लो मैं इसको न्यूट्रल बनाना चाहूँ तो ये हो जाएंगे 35 इलेक्ट्रॉन्स। यदि मैं इसको न्यूट्रल बनाना चाहूँ तो ये हो जाएंगे 35 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैंने कहा था आपको कि किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यही 35 इलेक्ट्रॉन 35 प्रोटॉन भी है इसी एटम में, है ना। और हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर तो है ही। तो उसने क्या पूछा है मुझे, आइडेंटिफाई द आयन। अब मुझे फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन देखा है, आयोडीन दे रखा है, मतलब आयोडाइड दे रखा है और ब्रोमाइड दे रखा है। अब मुझे इन सब के बारे में क्या पता हो सकता है, या तो एक एटॉमिक नंबर पता हो सकता है ना, या फिर क्या पता हो सकता है, एटॉमिक मास पता हो सकता है। और दोनों ही हम देख सकते हैं। कैसे, देखो आपको ये तो पता चल चुका है कि इसमें 35 प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो 35 जिसका एटॉमिक नंबर है आप उसको पुट कर लीजिए, है ना। या फिर एक तरीका और हो सकता है क्या, कि या तो आप क्या करें, इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं, इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं और इसके जो प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। क्योंकि दोनों को ऐड करने से आता है क्या, एटॉमिक मास। तो यदि आपको मास पता है तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एज यू नो, आयोडीन सबसे नीचे होता है ना, पूरे हेलोजेंस में, और फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है। इन दोनों में तो आंसर की कोई प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। और यदि क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो बनती बात है कि हमारा आंसर ब्रोमीन आएगा, क्योंकि एक तो एटॉमिक मास जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है वो है 35, है ना। और यदि हम बात करें एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, एटॉमिक नंबर,
मतलब आई वॉज रॉन्ग, मैंने जो कहा आप फिर से एक बार सुनिए। एटॉमिक नंबर जो है हमने जो निकाला है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है, तो प्रोटॉन्स हमारा Z है ना, वही हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 35 प्रोटॉन्स हैं। और यदि हम बात करें एटॉमिक मास तो वो 80 है। तो दोनों ही जो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं वो हमारा कौन फुलफिल करता है, या किसे हम फुलफिल कर पाते हैं, ब्रोमीन को या ब्रोमाइड को। क्लियर है। फ्लोराइड सबसे ऊपर, आयोडाइड सबसे नीचे, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। क्लोरीन के बारे में सभी जानते हैं, 35.5 उसका एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ तो 80 आ रहा है भैया, तो ब्रोमीन। क्लियर है। नेक्स्ट, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, है ना। बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव मतलब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के पास, बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और उस 4 में से 2 तो चले गए, बचे 2, है ना, क्योंकि +2 है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, एक वो भी निकल गया। लिथियम के पास यदि हम बात करें, है ना, लिथियम के पास यदि हम बात करें तो ये होता है Li पॉजिटिव, है ना। तो अब यार Li पॉजिटिव मतलब 3 लिथियम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक निकाल दिया तो बचा 2। तो मेरे हिसाब से बेरिलियम और लिथियम मतलब बेरिलियम 2 पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिथियम पे जाकर रुक जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द आइसोटोन्स, एंड यू नो वेरी वेल द आइसोटोन्स यार, है ना। तो एक बात और, आइसोटोन्स के पहले ठीक है, ऊपर चलता हूँ फिर से और मैं बोलता हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आया था AIPMT में, और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या हुआ है कि ऑप्शंस 2 रह गए हैं, है ना, 2 ऑप्शंस यहाँ पर शायद किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कट गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ का है दोस्तों, एम्स का है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्लियर है कि इस तरह के जो आइसोटोन्स वाले क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है, ये नीट, एम्स और वेरियस मेडिकल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा गौर करना है इन पर। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है भैया, आइसोटोन्स का मतलब सर आपने बताया था, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना। और न्यूट्रॉन्स निकाला कैसे जाता है सर, वो निकाला जाता है A - Z, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। पहले वाले की बात करते हैं, तो पहले वाले में हम देखते हैं 77 और 33, तो 77 - 33 यदि मैं करता हूँ, है ना, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास क्या, 44। आ गई बात समझ में। और यदि मैं दूसरे में चलता हूँ 78 - 34, तो ये हो जाता है 44, फिर से यार मतलब 44, फिर से 44। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर बराबर होना ही तो आइसोटोनिक कहलाता है। मतलब हमारे पास यदि सिंगल ऑप्शन है सही तो फिर हमारा ए ही आंसर हो जाएगा, है ना। बी में इसलिए नहीं है क्योंकि 195 में से 78 घटाना और 190 में से 76 कम करना, दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन AMU में पूछा, ये तो यार फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट की तो बात ही नहीं आती। अब मैं आपको तीनों का रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का AMU में मास होता है 0.00054, है ना। फिर प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.0072, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.0087। इस तरह से 3 वैल्यू AMU में होती है। तो देख लीजिए प्रोटॉन के लिए कौन सी वैल्यू है, ऐसा कोई वैल्यू वहाँ पर आपको दिखता है क्या, है ना, इस तरह का कोई वैल्यू, हाँ ये रहा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है एवरेज एटॉमिक मास से, वो है एवरेज एटॉमिक मास से। इस टॉपिक को अभी फिलहाल की कंडीशन में तो हमने नहीं पढ़ा है, आगे इसी चैप्टर में मैं आगे आपको क्लियर करूंगा इसको और इसका क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसे स्क्रिप कर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है। तो चालू करते हैं। नाइट्रोजन में क्या होता है 14, ऑक्सीजन में यदि 2 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल 16 वैसे ही अलग हो गया, और यहाँ पर माइनस भी लगा दिया, 17 हो गए, मतलब पहला वाला आंसर नहीं है। दूसरे वाले में यदि हम चलें तो भैया यहाँ पर कार्बन 2 है तो 12 और 2 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 16 तो वैसे ही हो गए, और एक और हो गया 17, मतलब ये भी आंसर नहीं है। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है ना, हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सीधे। NO पॉजिटिव मतलब नाइट्रोजन होता है 7 और ऑक्सीजन होता है 8, दोनों में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 2 हैं मतलब 12 और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब 14, ये भी ठीक है ना। कार्बन 6 7, नाइट्रोजन का 13 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 14, और 2 नाइट्रोजन मतलब 14, मतलब सारी की सारी स्पीशीज क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन रखती है। आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन AFMC का है, मतलब इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट का है, पर इसमें मैं एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है इसमें एक क्वेश्चन, एक जो स्टेटमेंट है
है ना। इसके बाद फिर आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट दिया, हालांकि आप ये जानते हैं, है ना। इसके बाद डी ब्रॉगली है, तो डी ब्रॉगली, अनसर्टनिटी, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या करें सर, इसको भी छोड़ दें? छोड़ना है, पर बिल्कुल नहीं। हम जब ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो वापस से इसी टॉपिक्स पे आऊँगा या इन क्वेश्चंस पे आऊँगा जो ऊपर भी एक छोड़ा और करवाऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? मैक्सिमम एनर्जी, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा पहली बात, और क्वेश्चन एम्स का है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स में बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद आपको तुरंत समझ में आ जाए कि आखिर कहानी क्या है। क्या होता है, यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p2। अब मान लो मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, है ना। यहाँ पर आया 1s, फिर आया 2s, और फिर यहाँ पर आया 2p, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। पर होता क्या है कि ये अभी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो उसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विदाउट एनी एनर्जी, मतलब गेन, मतलब हमने आप उस उस एटम को या उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी कोई एनर्जी नहीं दी है, और उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और एक होता है एक्साइटेटरी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है एक्साइटेटरी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये कब आता है भैया? ये आता है जब आप क्या करते हैं, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं। तो वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जिस तक वो एनर्जी पहुंच जाए उतनी एनर्जी, अब जैसे S1s तो बहुत अंदर है, तो 1s तक तो वो एनर्जी नहीं पहुंच पाती, हमने सिर्फ उतनी एनर्जी दी है कि वो 2s तक पहुंच जाए। तो 2s का ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक, वो अपनी एनर्जी को गेन करता है और वो लास्ट वाले ऑर्बिटल में चले जाता है। मतलब क्या होता है, आप तो जानते हैं n+l रूल से 2s की एनर्जी 2p से कम होती है। अब यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को 2p में ले जाना है तो एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ आ गया, है ना, ये यहाँ पर, ठीक है ना। और इस तरह से हुए क्या, अब ध्यान सुनिएगा, इस तरह से हुआ ये कि पहले केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हुआ भैया? ये इसलिए हुआ क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी क्या हुई? बढ़ गई, है ना, क्योंकि एनर्जी बाहर से दी हमने, क्योंकि जब हमने एनर्जी दी तभी तो इलेक्ट्रॉन कूद कर गया वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी दी, और जैसे ही एनर्जी आती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे ही एनर्जी आती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो एनर्जी बढ़ना और स्टेबिलिटी का कम होना एक ही बात है। अब यहाँ से आप पूछ रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी, हाँ, मतलब ऐसा कौन है जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी है जिसके पास? तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए, जहाँ पर वो एटम ग्राउंड स्टेट में था उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, जैसे ही आपने उसको एनर्जी दी तो एनर्जी देने से हुआ ये कि अब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो भी अनपेड हो गए। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देख सकता हूँ जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, ऐसा कोई मैंने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यदि हम बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे अनपेड है, दूसरे में यदि आप देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, है ना, तीसरे में आप देखेंगे केवल 2 हैं, और लास्ट वाले में देखेंगे तो 4 हैं। कहने का मतलब ये है कि ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अलग एनर्जी है जो कि उसने बाहर से ली है, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ओके, ये आपका कंसेप्ट हुआ। आगे बढ़ रहा हूँ, और प्लीज़ आप उसे नोट डाउन कर लें, एम्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब देखो लाइन से क्वेश्चन देखो, AIPMT का, एम्स का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो मतलब बहुत ही प्यारे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, मतलब कि उनका जो करने का, सॉल्व करने का जो रूट है वो भी बहुत प्यारा है। जैसे विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटॉम्स ऑफ टाइटेनियम। अब हमें उस टाइटेनियम से हालांकि मतलब नहीं है, है ना, हमें तो बस ये देखना है कि जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ है क्या n+l रूल के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर में जमा हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं n+l रूल का जो n+l रूल होता है क्या होता है कि जिसका n+l वैल्यू सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसमें जिसकी वैल्यू n+l वैल्यू ज़्यादा है, फिर उससे बाद में उसमें जो जिसके n+l वैल्यू और ज़्यादा है। पर जहां पर n+l वैल्यू सेम हो जाती है वहां पर सिर्फ हम किस पे डिपेंड करने लग जाते हैं? n पर। आ गई बात समझ में? तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो देखो 4 से तो चालू होना नहीं है, क्योंकि 4 एक बड़ा नंबर है। यदि मैं देखूं यहां पर C वाले में 3s है, 3p है, क्लियर है,
अब 4s क्यों है, किसी के अगर मन में कन्फ्यूजन हो रहा है 4s पहले क्यों है, क्योंकि 4s में यदि हम देखें तो 4 + 0 तो 4 है ना, और 3D में यदि मैं देखूं तो 3 + 2 यहाँ पर 5 है। तो एनर्जी ज़्यादा किसकी है, 3D की है, तो उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले किस में जाएगा, 4s में। आंसर इज सी। बाकी सभी में आप देखेंगे कि 3s के बाद 3p लिखा, पर 3p के बाद 3D लिख दिया। फिर यदि डी वाले में देखें तो 3s के बाद सीधे 4s लिख दिया। तो ये सब कुछ थोड़े गलत ऑप्शन हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। आपको 4 क्वांटम नंबर्स दे रखी हैं और चारों क्वांटम नंबर के सेट दे रखे और आपसे बोला कौन सा सही है। अब फोकस करना जरा, आपको मैंने करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का एक तरीका बताया था। n का वैल्यू l के वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगा, ये प्लीज़ आप रिवाइज करें जाकर, है ना। ओके, ये लिखवा रखा है मैंने। l का वैल्यू m के वैल्यू से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। और यदि हम बात करें s की वैल्यू तो वो 2 ही हो सकती है, या तो +½ होगी या -½ होगी। तो ठीक है, s की वैल्यू तो सभी जगह या तो +½ है या -½ है, मतलब वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करता हूँ पहले वाले की। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 2 है, मतलब कौन सा सबशेल हो गया, 5, और वहाँ पर सबशेल हो गया l, मतलब यहाँ पर सबशेल की बात हो जाएगी d, है ना। 5d में m का वैल्यू 2 है, तो ध्यान से सुनिएगा, m का वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि L का वैल्यू 2 होना मतलब D सबशेल होना, और आपको पता है कि L के हर एक वैल्यू के लिए जो M का वैल्यू होता है वो -L से +L तक वेरिएट करता है ना, M का वैल्यू। तो मतलब L का वैल्यू यदि 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 ऐसा होगा। तो इसमें से मुझे 2 कहीं नहीं दिख रहा फिलहाल तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन साइन के साथ बिल्कुल ज़रूरी है, कैटायनिक साइन या एनायनिक साइन जो भी साइन है वो ज़रूरी है। दूसरे में देखता हूँ 2 और 2 नहीं, बराबर नहीं हो सकते, n हमेशा l से बड़ा ही होना चाहिए, गलत है। 3 और -2, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब कि l की वैल्यू उसने माइनस में दे रखी है, तो पॉसिबल ही नहीं ना। l की वैल्यू माइनस में कब से आने लगी भैया, आ गई बात समझ में, l की वैल्यू माइनस में कब से आने लगी, पॉसिबल नहीं है। d की वैल्यू में n की वैल्यू 0 ही बता दी, मतलब ये तो बहुत ही अथा गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन नहीं है ना, पहला ऑप्शन में हमें ये देखना है कि हमें बाकी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लगे। पहले में सही ये है कि उसने दे रखा है n की वैल्यू 5 मतलब 5, है ना, l की वैल्यू 2 मतलब d, तो 5d हो गया। और उसमें भी उसने दे रखा है m की वैल्यू 2, मतलब ये जो +2 है उसको रिप्रेजेंट किया है केवल 2 के फॉर्म में। मतलब यदि +2 लिखा हो इट्स वेरी गुड, बट यदि 2 भी लिखा हो तो आप उसको +2 मान के सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है ना, तो प्लीज़ आप यहाँ पर फोकस करें। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था 2l+1, जो कि होता है ऑर्बिटल। किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स का जो नंबर होता है वो होता है 2l+1, और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो होता है 2l+1। ये मैंने आपको एक टेबल में नोट करवाया था। जब आपको शेल के बारे में बात करें, ध्यान सुनिएगा, जब आपको शेल के बारे में बात करें तो आपको n पे चलना है। वहां पर ऑर्बिटल्स का नंबर क्या होता है n², वहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है 2n²। पर यहां पर शेल की बात नहीं चल रही भैया, यहां पर सबशेल की बात चल रही है। सबशेल यदि आ जाए तो ऑर्बिटल्स का नंबर क्या होता है 2l+1, और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है 2l+1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4l+2। ऐसा कोई फॉर्मूला आपके सामने हो तो आप कर दीजिए टिक, यस, सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नीट फेज 2, नीट फेज 2 और नीट फेज 2, मतलब अकेले यहां पर आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट फेज 2 जो कि नीट फेज आप जानते ही हैं 2 फॉर्म में केवल 2 ही साल में हुई है, एक तो 15 में और एक 17 में। आगे बात समझ में, तो आप यदि उस चीज़ पे गौर करें, है ना, तो यदि आप देखेंगे कि 2 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में क्या हुआ है, नीट फेज 2 में कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आए एटॉमिक से, मतलब वेरिएशन हो सकते हैं और अच्छे चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच द n इज इक्वल्स टू 3 और L इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए n की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, L की वैल्यू 1 है, मतलब कौन सा सबशेल है P, और आप तो जानते हैं भले ही वो 3p हो, 4p हो, 6p हो, 10p हो, पर p में केवल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? कहने का मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि इसमें से d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैंने यहाँ पर बताया था आपको, है ना, कि dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो इसमें से एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में, ना कि एक्सिस पर, है ना, अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है। वाई और जेड मतलब एक्स और वाई प्लेन में, मतलब कि एक्सिस, वाई और जेड प्लेन में मतलब उनके एक्सिस के अलॉन्ग नहीं। जेड एक्स मतलब उस प्लेन में बट उसके एक्सिस के अलॉन्ग नहीं। पर मैंने यहाँ बताया था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस के अलॉन्ग होता है और डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, बताया था आपको। तो ये आंसर, सॉरी, डी पर आंसर टिक नहीं करना था, ऐसा जो आपका सही आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63 और गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 एंड टर्बियम एटॉमिक नंबर 65, मतलब 63, 64 एंड 65 के बारे में यहां पर इन्होंने क्या किया है, पूछा है कि इनके एटॉमिक नंबर, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्लीज़ एक बार बता दूं कि यूरोपियम है ना, इसके बाद गैडोलिनियम और इसके बाद क्या होगा, टर्बियम। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज मैं आपको भले यहाँ पर बता दूं, पर ये तीनों ही टॉपिक जो हैं, है ना, वो कहाँ के हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, मतलब एफ ब्लॉक जो आता है आपके केमिस्ट्री में एक टॉपिक, है ना, एफ ब्लॉक। अब यदि ये सारे तीनों चीज़ें एफ ब्लॉक से बिलोंग करती है तो मैं ज़्यादा उचित समझूंगा कि आप इसको एफ ब्लॉक में जाकर डिस्कस करें, बिकॉज वहां पर आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन भी बेसिकली यही आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा वहां पर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना, इसको हम डील करेंगे बाद में। मैं तो अभी भी आपको बता सकता हूँ, बट दिक्कत यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की एफ ब्लॉक क्या होता है, एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, ये सब आपको एफ ब्लॉक में ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 1 का है। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। उनका कहना है कि यदि एक ऑर्बिटल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अलग अलग करना मतलब निकालना नहीं है, किस तरह से पहचान सकते हैं। एक ही चीज़ है, देखो, यदि एक ऑर्बिटल है तो ये किसी शेल में तो होगा, तो एन से तो हम रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते। ये किसी सबशेल में होगा, किसी सबशेल में, तो वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये किसी ऑर्बिटल में है, किसी एक ही ऑर्बिटल में, तो भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। पर एस आप देखिए, इन दोनों के स्पिन अलग अलग हैं। एक का स्पिन है +½ और दूसरे का स्पिन है -½ तो मतलब हम किससे रिकॉग्नाइज करेंगे भैया, हम करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, स्पिन क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं। Which is the maximum number of electrons having same spin with n plus l is equals to 4? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि यूपीसीपीएमटी का है, पर क्वेश्चन का लेवल, अरे टंच बिल्कुल, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मजे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। n plus l is equals to 4, और वो भी कोशिश करिए समझने की, उसने पूछा क्या है, सेम स्पिन। मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट और वो क्या कर सकता है, टोटल नंबर भी बता सकता है, पर उसने बोला सेम स्पिन के साथ। तो n प्लस एल में यदि 4 वैल्यू हो n प्लस एल की, तो क्या क्या वेरिएशन बनते हैं। या तो आपका n 4 हो और l 0 हो, मतलब 4s, ठीक है ना। या फिर हो सकता है n 3 हो और l 1 हो, मतलब 3p। या फिर n 2 हो और l 2 हो। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि इससे बनता है 2d, और 2d जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 2 में सिर्फ s होता है और p होता है, मतलब हम ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको हटा देते हैं। अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब ध्यान सुनिए। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैक्सिमम 2, उसमें से सेम स्पिन का कितना आएगा, 1। और p में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6 में से सेम स्पिन के कितने आएंगे, 3 और 1 4। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना। सेम स्पिन के साथ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आंसर इज सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास, आपको समझ में आ गया कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं। तो 4s में सेम स्पिन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3p में या फी में एक सेम स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, प्लीज समझिएगा, ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, है ना। तो उसने दिया हुआ है n की वैल्यू, n की वैल्यू दी हुई है 3, l की वैल्यू दी है 1 और m की वैल्यू दी हुई है 0। अब समझिए, देखो क्या बताना चाह रहा है वो। आपके पास n की वैल्यू 3 मतलब 3, l की वैल्यू 1 मतलब 3p है, और 3p में भी हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। 3 ऑर्बिटल्स में हमारे पास px होता है, pz होता है, py होता है। तो px के लिए -1 होती है m की वैल्यू, pz के लिए 0 और py के लिए हमारे पास वैल्यू होती है +1। तो समझिए वो बोल रहा है m की वैल्यू 0 है, मतलब इसके लिए 0 वाले के लिए कितने ऑर्बिटल हम काउंट कर सकते हैं, एक ही है ना भैया। 0 के लिए m, जिसके लिए m की वैल्यू 0 है, वो तो एक ही ऑर्बिटल है, आंसर इज 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, n = 1, l = 0, m = 0 और ये -½ बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या ही नहीं है, है ना। इसके बाद यदि हम समझें
n इज इक्वल टू 1 और उसने दिया हुआ है l इज इक्वल टू 1, तो समझिए ना आप जरा, n इज इक्वल टू 1 मतलब 1 है ना, और l इज इक्वल टू 1 मतलब p, तो 1p होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं भैया, 1s तक होता है बस, 2s 2p होता है ना, तो ये गलत है। क्लियर है, मतलब हमारा आंसर ये तो है ही है। आगे देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 1, 0 प्लस हाफ, क्लियर है, 1 l इज इक्वल टू 1 है ना, मतलब n इज इक्वल टू 3 फिर 1 फिर 0 फिर हाफ, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा आंसर जो सही वाला आंसर है, जो कि गलत बताना है हमें, वो बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव द वैल्यूज, है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव वैल्यूज, द n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसमें से उसने बोला है कि कौन कौन से या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका n इज इक्वल टू 2 आएगा, l इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब 2p में इलेक्ट्रॉन है, और उसमें भी स्पिन दे दिया उसने एक इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो भैया जब स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता है, क्योंकि एक s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो पाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, which of the following pairs is not correctly imaged, which of the following pairs is not correctly imaged, Hund's rule, in orbitals of equivalent energy electron spin remains unpaired if possible। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बात करें किसी एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स को फिल करने की, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पहले वो अनपेयर्ड रहते हैं, बिल्कुल सही है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। पाउली ने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। इसके बाद हम चलते हैं जीमन इफेक्ट, ये आपको एक नया टॉपिक मिला है, जीमन इफेक्ट, आप इसे याद कर लीजिएगा। एक होता है जीमन इफेक्ट, है ना, और एक होता है स्टार्क इफेक्ट, है ना। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होता है? तो जीमन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं, अब ये स्पेक्ट्रा क्या होता है ये बाद में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप याद करने के हिसाब से देख लें। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, क्लियर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जीमन इफेक्ट। आगे बात समझ में, तो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको आगे आने वाला है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, है ना, पोजीशन एंड मोमेंटम, ये दोनों एक साथ पता करना पॉसिबल नहीं, पर इस स्टेटमेंट केवल इतना सा दे रखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन, नहीं, पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम भी इसका एक पार्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी ही होगा, क्योंकि उसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, नॉट करेक्टली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, मतलब कि पी इलेक्ट्रॉन का आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं, h/2 अंडर रूट LL+1। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखिएगा, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो h/2 अंडर रूट l की वैल्यू क्या है 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, √2 h/2, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं ना, इधर कर लें √2h और इधर कर लें √2.√2 अभी बस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा h/√2 क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट AIPMT मेंस का क्वेश्चन था, देखिए आप ध्यान से, है ना। और अगले ही क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो एम्स का है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल आपको उपयोग करना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को और अंडरस्टूड करना है। ओके, द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उनका कहना है कि जो एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज तो दो ही चीज़ें हो सकती है, एक एनर्जी क्वांटाइज्ड हो सकती है और एक मोमेंटम, है ना। तो उसमें से एनर्जी जो होती है वो n के हिसाब से, मतलब कि डिटरमाइंड बाय इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, बिल्कुल सही है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब आपका वो है क्या,
आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपका ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, मतलब बाहर जाते जाते आपकी n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 3 हो गई यहाँ पे आके। और आप जानते हैं एनर्जी का जो फंडा होता है वो n+l होता है, और जब n+l भी बराबर हो जाता है तब हम सिर्फ डिपेंड करते हैं n पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर n बढ़ रहा है, मतलब n+l भी बढ़ेगा, और n+l बढ़ता है या n बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is a measure of the most probable distance of finding the electron around the nucleus. Obviously, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हम फाइंड करने की कोशिश किससे करते हैं, n से, और n से ही हमें पता लगता है, या फिर उस डिस्टेंस से ही हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, क्योंकि जितनी दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ए मतलब करेक्शन, मतलब जो उसका रीजन है वो भी करेक्ट है और असर्शन भी उसका सही है। The probability of finding an electron residing in a px orbital is 0। कहने का मतलब इनका यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में यदि रिसाइड कर रहा है तो कहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। उसका जो प्रोबेबिलिटी जो कि मैंने बताया था साई, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 हो जाएगी। आपको बताया था x में यदि है तो yz में 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन द yz प्लेन बिल्कुल सही, XY प्लेन नहीं, y डायरेक्शन नहीं, z डायरेक्शन नहीं। देखो डायरेक्शंस में नहीं, यदि आपका x में है तो आपका YZ प्लेन जो होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। यदि PX में इलेक्ट्रॉन है तो YZ में नहीं है, है ना। PY में इलेक्ट्रॉन है तो ZX में नहीं है, और PZ में इलेक्ट्रॉन है तो YZ, मतलब यहाँ पर PXYZ मतलब XY में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने क्वेश्चन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अभी तक के टॉपिक से देखने थे वो हमने खत्म किए। अगले लेक्चर में मैं आपको ले चलूँगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ और उनसे रिलेटेड कुछ नए MCQs के साथ। ओके, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा और उसको अच्छे से पढ़ के और आप उसकी थ्योरी को कंप्लीट करके उनके MCQs लगा लें। ओके, थैंक यू सो मच।